नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने इलियट पर बात की थी। उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत पर आधारित प्रश्नों का सत्र था वो, और आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। दोस्तों, आज के सत्र का पहला प्रश्न पढ़ूं उससे पहले एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं। इलियट, जिनके विषय में हमने पिछले सत्र में पढ़ा था, आपको ध्यान रखना है उनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इंग्लैंड की सदस्यता, नागरिकता ग्रहण की और वे स्थायी रूप से वहीं रहने लगे। और रिचर्ड्स एक ऐसे काव्य शास्त्री हैं, एक ऐसे पाश्चात्य विचारक हैं जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ, लेकिन वे आजीवन अमेरिका में रहे और जब तक वे सेवानिवृत्त नहीं हुए तब तक वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे। तो दोनों विचारकों को तुलना करते हुए आपको ये तथ्य ध्यान में रखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के सत्र का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रिचर्ड्स ने साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार की साहित्यिक समीक्षा की धारा प्रवाहित की? विकल्प है दार्शनिक समीक्षा, मनोवैज्ञानिक समीक्षा, पारंपरिक समीक्षा या व्यवहारिक समीक्षा। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रिचर्ड्स ने मॉरल साइंस में यानी नैतिक विज्ञान में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी और वे मनोविज्ञान से साहित्य के क्षेत्र में आए थे। इसलिए उनकी जितनी भी साहित्यिक विचारधारा है, जो भी साहित्यिक दृष्टि है, वो मनोविज्ञान से प्रभावित है। इसलिए उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समीक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत के मूल में उनका कौन सा दृष्टिकोण निहित है? रिचर्ड्स ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। उनके सिद्धांत का नाम है मूल्य सिद्धांत, जो साहित्य को आधार बनाकर लिखा गया है, स्थापित, प्रतिपादित किया गया है। तो अब यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिचर्ड्स ने जो मूल्य सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसके मूल में उनका कौन सा दृष्टिकोण निहित था? ए विकल्प है वैज्ञानिक एवं भौतिक समृद्धि के कारण कविता का अवमूल्यन हो गया है और उसका अस्तित्व खतरे में है। दूसरा, आज के मूल्य विघटन के दौर में मानव सभ्यता और मानसिक संतुलन के लिए कविता अनिवार्य है। तीसरा, आज के मूल्य विघटन के दौर में कविता ही व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा कर सकती है। और चौथा, उपर्युक्त सभी। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये तीनों कथन, ये तीनों दृष्टिकोण जो रिचर्ड्स के थे कविता के विषय में और उस समय की सभ्यता के विषय में, ये तीनों दृष्टिकोण उनके मूल्य सिद्धांत के मूल में विद्यमान थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, लेकिन इस प्रश्न को हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, सबसे पहले वे कह रहे हैं कि वैज्ञानिक एवं भौतिक समृद्धि के कारण कविता का अवमूल्यन हो गया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और उसके बाद मशीनीकरण और यंत्रीकरण की दौड़ में मानव सभ्यता इस कदर भागी कि उसको अपने जीवन की संवेदनाओं से उसका अलगाव हो गया। और जब व्यक्ति हृदय पक्ष की अपेक्षा यानी अंतर्मन की अपेक्षा भौतिक समृद्धि की ओर भागता है, तो कहीं ना कहीं निराशा, हताशा, अवसाद जैसी विकृतियां उसके व्यक्तित्व में पैदा होती हैं, क्योंकि ये जो मनोभाव हैं, जो सकारात्मक मनोभाव हैं, जैसे प्रेम हुआ, संवेदना हुई, करुणा हुई, दया हुई, ये सभी मनुष्य के हृदय को न केवल ताकत देते हैं बल्कि परस्पर विरोधी मनोभावों में सामंजस्य भी स्थापित करते हैं। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि क्योंकि मनुष्य भौतिक समृद्धि के कारण, भौतिक समृद्धि की दौड़ में उसके पीछे भाग रहा है, इसलिए कविता का अवमूल्यन हो गया है, यानी कविता का समाज में महत्व कम हो गया है, क्योंकि विज्ञानवाद की ओर मनुष्य भाग रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि कविता के महत्व को समाज में पुनः स्थापित किया जाए। तो एक दृष्टिकोण तो मूल्य सिद्धांत का ये था, और मूल्य सिद्धांत का उद्देश्य हुआ कविता के खतरे में पड़े अस्तित्व को फिर से स्थापित करने की कोशिश करना। दूसरा, उन्होंने महसूस किया कि आज का मूल्य विघटन के दौर में मानव सभ्यता और मानसिक संतुलन के लिए कविता अनिवार्य है,
अब ये तो मूल कारण हो गया। अब उसके बाद जब उन्होंने देखा कि कविता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है तो उनको आवश्यकता महसूस हुई कि कविता के महत्व की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। तो उन्होंने महसूस किया, क्योंकि वे नैतिक विज्ञान से साहित्य के क्षेत्र में आए थे, तो मूल्य विघटन उन्हें स्वीकार ही नहीं था। इस स्थिति में उन्होंने कहा कि जब तक ये मूल्य, जीवन मूल्य जो हैं, जो मनुष्य को आत्मिक मनुष्य का मनोबल बढ़ाते हैं, उसे आत्मिक संतुष्टि और आनंद प्रदान करते हैं, संतुलन प्रदान करते हैं, वे मूल्य धीरे धीरे भौतिक समृद्धि के दौड़ में, भागम भाग में लगने के कारण विघटित होते जा रहे हैं, पतित होते जा रहे हैं, बिखरते और टूटते जा रहे हैं। यही कारण है कि मनुष्य का जो मानसिक संतुलन है वो बिखर रहा है, और मानसिक संतुलन को तभी स्थापित किया जा सकता है जब कविता के महत्व को समझा जाए, क्योंकि रिचर्ड्स का मानना था कि कविता में ही वह ताकत है जो परस्पर विरोधी तत्वों यानी मनोभावों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता रखती है, और यह सामंजस्य मनुष्य को आत्मिक आनंद प्रदान करता है। इसलिए उन्होंने कविता को अनिवार्य बताया। तीसरा बिंदु है कि आज के मूल्य विघटन के दौर में कविता ही व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य अवसादग्रस्त होगा, निराश होगा, हताश होगा, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि अपने अस्तित्व, अपने आत्मविश्वास को वो खो देगा। तो आत्मविश्वास खोने पर व्यक्ति का अस्तित्व निश्चित रूप से खतरे में पड़ता है। तो उसकी स्थापना के लिए भी रिचर्ड्स ने अनुभव किया कि कविता आवश्यक है जीवन के लिए। इसलिए उन्होंने जो मूल्य सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसके मूल में उनके ये तीनों दृष्टिकोण स्थापित थे, विद्यमान थे। आगे चलें। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स ने अपने मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए किसके मत को आधार स्वरूप ग्रहण किया? आर्नल्ड, थॉमसन, थॉमस हार्डी या इलियट? दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आर्नल्ड एक विचारक थे जो रिचर्ड्स से पहले हुए, और उन्होंने मूल्यवाद की स्थापना की थी। मूल्यवाद के विषय में सर्वप्रथम अपना मत प्रस्तुत किया था, और उसी मत को आधार बनाकर रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, एक समीक्षक के रूप में रिचर्ड्स की प्रतिष्ठा का आधार है, ये ग्रंथों के नाम है, तो किस ग्रंथ के कारण रिचर्ड्स को सबसे अधिक ख्याति मिली, उन ग्रंथों का चयन करना है। तो पहला है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, दूसरा है द मीनिंग ऑफ मीनिंग और द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, तीसरा है साइंस एंड पोइट्री और प्रिंसिपल्स ऑफ रेटोरिक, चौथा है कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन एंड हाउ टू रीड अ पेज। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स की दो ऐसी अनमोल कृतियां हैं जिन्होंने उन्हें साहित्य के समीक्षक के रूप में साहित्य जगत में स्थापित कर दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रिचर्ड्स ने C.K. ऑगडेन के साथ सहभागिता में लिखी? आपको याद होगा दोस्तों कि हमने जब रिचर्ड्स पर अपना सत्र आयोजित किया था, तब हमने पढ़ा था कि रिचर्ड्स ने स्वतंत्र ग्रंथ तो लिखे ही, साथ ही साथ अपने समकालीन आलोचकों, समीक्षकों के साथ सहभागिता में भी ग्रंथों की रचना की। और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी पुस्तक है जो रिचर्ड्स ने C.K. ऑगडेन नामक विद्वान के साथ सहभागिता में लिखी। तो पहला विकल्प है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, दूसरा है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तीसरा है द मीनिंग ऑफ मीनिंग और चौथा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग वो रचना है रिचर्ड्स की जो उन्होंने C.K. ऑगडेन के साथ सहभागिता में लिखी। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत के आधार हैं परिवेश से प्रतिबद्धता और सजग अभिव्यक्ति, मूल्य का लेखा और संप्रेषण का लेखा, अनुभूति और अभिव्यक्ति, नैतिकता और व्यावहारिकता। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रिचर्ड्स ने जो मूल्य सिद्धांत प्रतिपादित किया उसके दो प्रमुख आधार थे। पहला आधार था मूल्य का लेखा और दूसरा आधार था संप्रेषण का लेखा। एक बार फिर से इस बिंदु को समझ लेते हैं। मूल्य का लेखा से रिचर्ड्स का क्या अर्थ है?
रिचर्ड्स का मानना था कि किसी भी वस्तु के प्रति हम उसे लेने के लिए आकर्षित होते हैं या प्रवृत्त होते हैं, तो उसका कारण होता है उसका मूल्य। और उसका किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति की रुचि पर। जितनी रुचि उसको उस वस्तु में होगी उतनी ही वो वस्तु उसकी दृष्टि में मूल्यवान हो जाएगी। अब संप्रेषण का लेखा की बात क्या है? संप्रेषण का लेखा का अर्थ है कि रिचर्ड्स ने संप्रेषण को साहित्यिक कृति के लिए अनिवार्य माना। उन्होंने कहा जितना संप्रेषण प्रभावशाली होगा किसी भी कृति का, उस कृति का मूल्य उतना ही अधिक होगा। संप्रेषण का अर्थ क्या है? संप्रेषण का अर्थ है किसी भी साहित्यकार के द्वारा अपनी रचना के माध्यम से अपने विचारों को पाठकों के हृदय तक पहुंचाना। तो जितना प्रभावशाली संप्रेषण होगा उतना ही मूल्य उस कृति का माना जाएगा। तो उनके मूल्य सिद्धांत के दो प्रमुख आधार हुए, मूल्य का लेखा और संप्रेषण का लेखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिचर्ड्स के निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। यहां पर कृति का नाम दिया हुआ है, वहां प्रकाशन वर्ष है और हमें कृति को उसके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहली कृति है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, दूसरी है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, तीसरी है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और चौथी है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और पांचवी है प्रिंसिपल्स ऑफ रेटोरिक और छठी है हाउ टू रीड अ पेज। तो दोस्तों द मीनिंग ऑफ मीनिंग वो कृति है जो हम पढ़ चुके हैं, C.K. ऑगडन के साथ उन्होंने सहभागिता में लिखी थी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1923। दूसरी कृति है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, इसका प्रकाशन वर्ष है 1922। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसका प्रकाशन वर्ष है 1924 और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का प्रकाशन वर्ष है 1929। प्रिंसिपल्स ऑफ रेटोरिक का प्रकाशन वर्ष है 1936 और हाउ टू रीड अ पेज नामक पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई 1942 में। यानी सही कूट कौन सा होगा? सही कूट होगा जिसमें 5, 6, 4, 1, 2 और 3 विकल्प होंगे। 5, 6, 4, 1, 2, 3 विकल्प जिस कूट में होंगे वही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए कूट देखते हैं। 5, 6, 4, 1, 2, 3 यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत पर निम्न में से किसका प्रभाव माना गया है? हीगेल, कांट और मिल, बेंथम और मिल या श्लेगल? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बेंथम ने दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस उपयोगितावाद में उन्होंने मोटे तौर पर आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि और मिल ने उनके मत का समर्थन किया, यानी दोनों ही उपयोगितावाद के सिद्धांत में विश्वास करने वाले थे और दोनों का मानना था कि कोई भी कार्य हम करते हैं उसकी उपयोगिता कि वो कार्य सही है या गलत है, समाज सापेक्ष है या समाज निरपेक्ष है, ये उसका परिणाम बताता है। इसी तरह से कोई भी कृति समाज के लिए उपयोगी है या नहीं है ये पाठकों की रुचि पर निर्भर करता है और इसी उपयोगितावाद के सिद्धांत को आधार के रूप में ग्रहण किया रिचर्ड्स ने अपने मूल्य सिद्धांत के प्रतिपादन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स ने आलोचना को किसकी शाखा के रूप में स्वीकार किया? विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान या नीति शास्त्र? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि वे मनोविज्ञान से साहित्य के क्षेत्र में आए थे इसलिए, और उन्होंने, हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक समीक्षा का सूत्रपात किया, इसलिए सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उन्होंने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा के रूप में स्वीकार किया। आगे चले, रिचर्ड्स के अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण प्रमुखतः निम्न में से किस पर आधारित होता है? रुचि, उपयोगिता, सौंदर्य और विज्ञापन। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि किसी भी वस्तु का रिचर्ड्स के अनुसार, देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उपयोगिता भी है और अभी हमने एक प्रश्न में ये पढ़ा कि उन्होंने बेंथम और मिल के उपयोगितावाद के सिद्धांत को आधार रूप में ग्रहण किया।
आधार रूप में ग्रहण करना एक अलग बात है और सिद्धांत का प्रतिपादन करना एक अलग बात। तो आप इनको कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं होंगे। वहां पूछा गया है, यहां प्रश्न में पूछा गया है कि किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण रिचर्ड्स के अनुसार किस पर आधारित होता है। तो रिचर्ड्स ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति की रुचि जितनी प्रबल होगी उतना ही उसकी दृष्टि में वो मूल्यवान हो जाएगी। जितनी प्रबलता से वो ये महसूस करेगा कि ये वस्तु मुझे हर हालत में प्राप्त करनी है, और ये रुचि इतनी प्रबल हो कि अन्य उसी के समकक्ष वस्तुएं उसे बेकार दिखाई दें, वो उस वस्तु का उसकी दृष्टि में मूल्य निर्धारण करता है। तो यानी किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण व्यक्ति की रुचि पर निर्भर करता है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स की दृष्टि में मूल्य की सही परिभाषा है, यानी मूल्य को किस रूप में रिचर्ड्स ने अपने ग्रंथों में प्रतिपादित किया, उस परिभाषा को हमें छांटना है। ए, कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है मूल्यवान है। बी, विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है। सी, ऐसी कोई भी वस्तु मूल्यवान है जो समान या अधिक महत्वपूर्ण इच्छा को कुंठित किए बिना किसी इच्छा को संतुष्ट करती है, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, मूल्य की सही परिभाषा इन तीनों कथनों से ही मिलकर बनती है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक बार इनको समझ लेते हैं। देखिए, पहले विकल्प में कहा गया है कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है, यानी हमारी रुचि हुई इच्छा प्राप्त करने की और हमने वो वस्तु प्राप्त की और हम संतुष्ट हो गए। हमारी जो इच्छा थी, हमारी जो रुचि थी, वो उसको संतुष्टि प्रदान हुई, यानी उस वस्तु का मूल्य निर्धारित हो गया। तो मूल्य की सही परिभाषा है कि किसी भी वस्तु की, कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है मूल्यवान है। दूसरा, उन्होंने कहा कि विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है। विभिन्न जटिल रूपों से क्या अर्थ है? विभिन्न जटिल रूपों से अर्थ है परस्पर विरोधी मनोभाव। परस्पर विरोधी, क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, जो हृदय है, वो परस्पर विरोधी मनोभावों से मिलकर के बनता है। इसलिए जिस वस्तु को प्राप्त करने से इन परस्पर विरोधी मनोभावों में जो द्वंद्व, जो संघर्ष चल रहा होता है, वो शांत हो जाए और इच्छा संतुष्ट हो जाए, वही क्षमता वस्तु का मूल्य है। यानी पहली बात इच्छा की संतुष्टि मूल्य है, दूसरी बात परस्पर विरोधी मनोभावों में सामंजस्य स्थापित कर इच्छा संतुष्ट करना मूल्य है। तीसरी बात, ऐसी कोई भी वस्तु मूल्यवान है जो समान या अधिक महत्वपूर्ण इच्छा को कुंठित किए बिना किसी इच्छा को संतुष्ट करती है। इस कथन को इस प्रकार समझेंगे कि हमारा जो मनुष्य का जो मन है वो चंचल होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, और जीवन में किसी भी एक वस्तु को प्राप्त कर जीवन का सब कुछ नहीं मिल सकता। यानी हमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप बहुत सारी वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है जो हमारे जीवन को आनंददायक और सुविधाजनक बनाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वस्तु का मूल्य, किसी भी वस्तु का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि अन्य किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा को कुंठित किए बिना कोई भी वस्तु की प्राप्ति हमें आनंद प्रदान करे। यानी पहली बात इच्छा की संतुष्टि मूल्य में महत्वपूर्ण है, दूसरी बात परस्पर विरोधी मनोभावों में सामंजस्य महत्वपूर्ण है, और तीसरी बात उतनी ही मूल्यवान या उससे भी अधिक मूल्यवान इच्छा को कुंठित किए बिना किसी भी इच्छा को संतुष्ट करना मूल्यवान है। तीन बिंदु उनके मूल्य को परिभाषित करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स ने अपने मूल्य सिद्धांत में बल दिया वस्तु के सौंदर्य और उत्पादन व्यय पर, वस्तु की प्राप्ति के आनंद पर, किसी इच्छा की संतुष्टि तथा उसके समान उससे भी अधिक अन्य महत्वपूर्ण इच्छा के कुंठित न होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभी हमने पढ़ा पिछले प्रश्न में कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है उसके निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि एक इच्छा की संतुष्टि हो, लेकिन उस संतुष्टि के कारण कोई दूसरी महत्वपूर्ण इच्छा कुंठित न हो, यानी दबे नहीं। ये बात महत्वपूर्ण है, इसलिए मूल्य सिद्धांत में रिचर्ड्स ने सबसे ज्यादा बल इस बिंदु पर दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न,
रिचर्ड्स ने मानव मन को किस रूप में परिभाषित किया? ए, वृत्तियों और ऐषणाओं के व्यवस्थित क्रम के रूप में, बी, चंचल मनोवृत्तियों के अभिव्यंजक के रूप में, सी, चिंतन और विश्लेषण की क्रमिक श्रृंखला के रूप में, और डी, तर्क एवं ज्ञान के व्यवस्थित क्रम के रूप में। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रिचर्ड्स क्योंकि मनोविज्ञान से साहित्य के क्षेत्र में आए थे और उन्होंने मनोवैज्ञानिक समीक्षा का सूत्रपात किया, इसलिए उन्होंने मानव मन की परिभाषा किस रूप में दी कि मानव मन का तात्पर्य है विभिन्न वृत्तियों और ऐषणा यानी किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का एक व्यवस्थित क्रम ही मानव मन है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स ने मन की आदर्श अवस्था कौन सी मानी? आवेग की अवस्था, मन की सभी वृत्तियों के उत्तेजित होने की अवस्था, मन की सभी वृत्तियों के उत्तेजित और संतुष्ट होने की अवस्था, या फिर किसी एक वृत्ति के संतुष्ट होने और उसी के समान किसी अन्य वृत्ति के कुंठित होने की अवस्था। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पूछा क्या गया है, मन की आदर्श अवस्था कौन सी है, यानी सबसे आदर्श अवस्था मनुष्य के मन की वो है जिसमें मन की सभी वृत्तियां उत्तेजित हों और संतुष्ट हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ रिचर्ड्स ने यह भी कहा कि यह मन की आदर्श अवस्था तो है, लेकिन ऐसा वास्तव में संभव नहीं होता कि किसी भी मनुष्य की सारी वृत्तियां उत्तेजित होकर संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि परस्पर विरोधी वृत्तियां भी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी एक वृत्ति के संतुष्ट होने के लिए किसी दूसरी वृत्ति को दबना ही पड़ता है। बस महत्वपूर्ण यह है कि कोई महत्वपूर्ण वृत्ति किसी संतुष्टि के कारण दबने न पाए। तो यह आदर्श अवस्था उन्होंने मानी। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स के अनुसार मन की कौन सी अवस्था अपेक्षित सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है? देखिए एक बार फिर पिछले प्रश्न पर आते हैं। यहां पूछा गया है मन की आदर्श अवस्था क्या है, जिसमें सभी वृत्तियां उत्तेजित हों और संतुष्ट हों। लेकिन मन की, क्योंकि यह संभव नहीं है, रिचर्ड्स ने स्वयं स्वीकार किया यह आदर्श अवस्था है, लेकिन ऐसा होना व्यावहारिक जीवन में संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी अवस्था अपेक्षित है, यानी किस अवस्था को चाहता है मनुष्य, अपेक्षित और महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, तो अब वो अवस्था छांटनी है। ए, सभी वृत्तियों के संतुष्ट होने की अवस्था, अधिकाधिक वृत्तियों की तुष्टि और कम वृत्तियों की क्षुब्धता की अवस्था, किसी एक वृत्ति के संतुष्ट होने की अवस्था, अनेक वृत्तियों के क्षुब्ध होने की अवस्था। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सर्वाधिक अपेक्षित और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है मनुष्य के मन की? वो है जिसमें अधिकाधिक वृत्तियां संतुष्ट हो और कम वृत्तियां क्षुब्ध हो या कुंठित हो। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स के अनुसार कविता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव मन को आनंदित करती है, यह मानव मन को कल्पना लोक में ले जाती है, यह मानव मन को सही मार्ग दिखाती है, या फिर यह मानव मन को संतुलन प्रदान करती है। इसकी चर्चा भी हम कर चुके। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कविता की आवश्यकता रिचर्ड्स ने क्यों महसूस की थी? क्योंकि औद्योगिकरण और भौतिक समृद्धि के पीछे भागने के कारण कविता का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ गया था, और उन्होंने महसूस किया था कि जो निराशा और हताशा जैसे भाव व्यक्ति के, मनुष्य के व्यक्तित्व का अंग बन रहे हैं, वे केवल और केवल कविता के द्वारा ही सही हो सकते हैं, क्योंकि कविता में मानव मन को संतुलन प्रदान करने की क्षमता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स के अनुसार कविता है छंदबद्ध भावपूर्ण रचना, विलक्षण जीवनानुभवों के क्षण में मन की पूर्णतः संतुलित अवस्था की अभिव्यक्ति, भावनाओं के प्रबल आवेग की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति, कवि के अंतर्मन की सहज एवं भावपूर्ण अभिव्यक्ति। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रिचर्ड्स ने कविता को परिभाषित करते हुए कहा कि कोई भी कवि जब कविता लिखता है तो वो कविता किसी भी एक विशेष विशिष्ट जीवन के अनुभव के क्षणों में जब कवि का मन पूरी तरह से संतुलित हो जाता है, तब जो अनुभूति उसे होती है उसकी अभिव्यक्ति वो कविता के माध्यम से करता है। यानी दो बातें महत्वपूर्ण हुई कविता की परिभाषा में। पहली बात, वो कवि के विलक्षण क्षणों का जीवन का अनुभव है। दूसरी बात, उसकी अभिव्यक्ति कब हुई? जब उसका मन पूर्णतः संतुलन की अवस्था में था। तो कविता की परिभाषा में विलक्षण जीवन अनुभव और संतुलित अवस्था, दो बिंदुओं को उन्होंने महत्व दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न,
रिचर्ड्स की दृष्टि में कवि के विचारों का मूल्यांकन करना ही भ्रामक है। आर, कविता कवि के जीवन का वह अनुभव है जो उसके मन की पूर्णतः संतुलित अवस्था में उसे प्राप्त होता है। उक्त कथन के विषय में सत्य कथन है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी, ए गलत है और आर सही है। सी, ए सही है और आर गलत है। या डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दोनों ही कथन रिचर्ड्स के द्वारा अभिव्यक्त किए गए, इसलिए दोनों सही हैं। दूसरी बात, जो आर है वो ए नामक जो कथन है उसकी व्याख्या करता है। कैसे करता है? रिचर्ड्स ने कहा कि कवि के विचारों का मूल्यांकन करना ही भ्रामक है। क्यों भ्रामक है? क्योंकि अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि रिचर्ड्स के अनुसार कविता का अर्थ है किसी कवि के विलक्षण जीवन अनुभव की अभिव्यक्ति जो मन की पूर्णतः संतुलित अवस्था में की जाती है। तो यानी किसी भी कवि का जब विलक्षण जीवन का अनुभव है, यानी उसके जीवन की निजी अभिव्यक्ति है, तो कोई दूसरा व्यक्ति भला उस अनुभूति का मूल्यांकन कैसे कर सकता है? तो इसलिए उन्होंने इसे भ्रामक माना, क्योंकि अब दूसरे कथन में कहा गया है कविता कवि के जीवन का वह अनुभव है जो उसके मन की पूर्णतः संतुलित अवस्था में प्राप्त होता है। तो जब कवि के पूर्णतः संतुलित मन की पूर्णतः संतुलन की अवस्था में कोई अनुभव प्राप्त हो रहा है और कवि अपने उस निजी अनुभव को कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसका मूल्यांकन कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये अधिकार केवल कवि को है, क्योंकि उसी के विलक्षण जीवन के अनुभव की अभिव्यक्ति है कविता। तो दोनों कथन सही हैं और आर कथन ए कथन की सही व्याख्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स के अनुसार सच्चे पाठक का क्या उद्देश्य है? कविता के मर्म को समझना, कविता के संदेश को ग्रहण करना, कवि की जीवनानुभूति से साधारणीकरण करना, कविता का तटस्थ मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रिचर्ड्स ने न केवल कवि की दृष्टि से, एक समीक्षक की दृष्टि से, बल्कि पाठक की दृष्टि से भी कविता की उपादेयता को स्थापित किया, प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब कविता के माध्यम से अपने विलक्षण जीवन के अनुभव को मन की पूर्णतः संतुलित अवस्था में अभिव्यक्त करता है और कोई दूसरा व्यक्ति जो पाठक है उस कविता को पढ़ता है, तो उस स्थिति में पाठक होने के नाते उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? उसका उद्देश्य होना चाहिए कि जीवन की जिस अनुभूति को कवि ने वहां अभिव्यक्त किया है उसके साथ वो साधारणीकरण यानी तादात्म्य यानी एकात्मकता स्थापित करे। और एकात्मकता स्थापित करना क्यों जरूरी है? क्योंकि तभी वो उस संदेश को, उस मूल भाव को ग्रहण कर पाएगा जो कवि अपनी उस जीवनानुभूति के माध्यम से पाठक तक पहुंचाना चाहता है। तो इसलिए सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। रिचर्ड्स ने मनोवेगों को किन वर्गों में विभाजित किया? क्योंकि हमने अभी पढ़ा दोस्तों, एक प्रश्न में चर्चा भी हुई कि मन को किस रूप में परिभाषित किया। रिचर्ड्स ने विभिन्न वृत्तियों और ऐषणाओं के व्यवस्थित क्रम के रूप में स्थापित किया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने मनोवेगों को कितने वर्गों में विभाजित किया, इस बात पर प्रश्न यहां पूछा गया है। विकल्प है ए, प्रवृत्ति मूलक अथवा अनुकूल ऐषणा, निवृत्ति मूलक अथवा प्रतिकूल ऐषणा, बी, सत एवं असत ऐषणा, डी, सत्य या विश्वसनीय ऐषणा अथवा असत्य या मिथ्या ऐषणा, यथार्थपरक ऐषणा या काल्पनिक ऐषणा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रिचर्ड्स का मानना था कि मनुष्य के जो मनोवेग होते हैं वो परस्पर विरोधी होते हैं। तो परस्पर विरोधी होने के कारण कुछ तो होते हैं प्रवृत्ति मूलक यानी अनुकूल मनोभाव और कुछ होते हैं निवृत्ति मूलक यानी प्रतिकूल मनोभाव। अब प्रवृत्ति मूलक और अनुकूल ऐषणाएं कौन सी हैं? जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ सद्भाव स्थापित करने में मदद करते हैं, जैसे प्रेम, दया, करुणा, ये सब कैसे हैं? प्रवृत्ति मूलक अनुकूल ऐषणाएं हैं जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ते हैं। लेकिन कुछ मनोभाव ऐसे भी हैं जो प्रतिकूल हैं और व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करते हैं, जैसे शत्रुता का भाव, जैसे द्वेष का भाव, जैसे ईर्ष्या का भाव। ये निवृत्ति मूलक और प्रतिकूल ऐषणाएं हैं जिनका प्रतिपादन रिचर्ड्स ने किया। यानी उन्होंने मनोवेगों को दो वर्गों में विभक्त किया। पहला वर्ग था प्रवृत्ति मूलक अनुकूल ऐषणा का और दूसरा वर्ग था निवृत्ति मूलक अर्थात प्रतिकूल ऐषणा का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ
ए। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए निम्न में से क्या नहीं कहा। यानी ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 विकल्प रिचर्ड्स के विचारों से मेल खाते हैं, उसी के विचार हैं, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जो रिचर्ड्स का विचार है ही नहीं, तो उसी विकल्प को हमें छांटना है। पहला, मन सदैव अनुकूल ऐषणाओं की ओर आकृष्ट होता है। दूसरा, अनुकूल ऐषणाओं की तुष्टि करने वाली सभी वस्तुएं मूल्यवान होंगी यदि उनसे भी अधिक मूल्यवान कोई ऐषणा उनके कारण कुंठित न हो रही हो। सी, कविता वृत्तियों और ऐषणाओं को तुष्ट करती है, इसलिए मूल्यवान है। डी, कविता से प्राप्त आनंद के समक्ष महत्वपूर्ण ऐषणाओं का कुंठित होना भी स्वीकार्य है। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी तीनों बातें रिचर्ड्स ने कही, लेकिन डी में जो विचार है वो रिचर्ड्स का नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कविता से प्राप्त आनंद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कविता मानसिक संतुलन प्रदान करती है और व्यक्ति को के अस्तित्व की रक्षा करने में समर्थ है। लेकिन कोई भी कविता आनंददायक तभी होगी जब उसके समान महत्वपूर्ण या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण किसी ऐषणा की क्षुब्धता न हो रही हो या कोई ऐषणा कुंठित न हो रही हो, यानी दमन न हो रहा हो। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि कविता से प्राप्त आनंद के समक्ष महत्वपूर्ण ऐषणाओं का कुंठित होना भी स्वीकार्य है। ये गलत कथन है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स के अनुसार अधिक शक्तिशाली ऐषणा ही अधिक मूल्यवान है क्योंकि यह किसी ऐषणा को कुंठित नहीं करती। ऐसी ऐषणाएं सदैव समाज सापेक्ष होती हैं, यह अन्य ऐषणाओं को प्रभावहीन कर देती है या यह मानव मन को आनंदित करती है। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली ऐषणा इसलिए मूल्यवान होती है क्योंकि वो समाज सापेक्ष होती है, यानी वो किसी एक व्यक्ति के हित पर केंद्रित नहीं होती, बल्कि वो बहुत सारे लोगों के, संपूर्ण समाज के, परिवेश के हित पर केंद्रित होती है। इसलिए ऐसी ऐषणाएं हमेशा समाज सापेक्ष होती हैं और अधिक मूल्यवान होती हैं। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का बी। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स की दृष्टि में साहित्य उपयोगी है क्योंकि यह ऐसी श्रेष्ठ आकांक्षाओं को संतुष्ट करता है जिनसे कम से कम वृत्तियां क्षुब्ध होती हैं। बी, इसमें रूढ़िग्रस्त मान्यताओं के प्रति जन सामान्य का आक्रोश एवं द्वंद्व सामान्यीकृत होकर अभिव्यक्त होता है। साहित्यकार की कृति को मूल्यवान बनाने वाली अनुभूतियों में अधिकांश लोगों के मन में अस्त व्यस्त परस्पर अंतर्भूत द्वंद्व समन्वित रूप में अभिव्यक्त होते हैं और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, साहित्य रिचर्ड्स की दृष्टि में इसलिए उपयोगी है क्योंकि ये तीनों कथन उन्होंने साहित्य के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए व्यक्त की है, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अब एक बार इन कथनों को देखते हैं। पहला है, यह ऐसी श्रेष्ठ आकांक्षाओं को संतुष्ट करता है। कौन? साहित्य, जिनसे कम से कम वृत्तियां क्षुब्ध होती हैं, क्योंकि रिचर्ड्स ने कहा था कि कोई भी वृत्ति मूल्यवान है जो अपने समान या अपने से भी अधिक महत्वपूर्ण किसी ऐषणा को कुंठित नहीं करती। तो साहित्य में वो क्षमता है कि वो श्रेष्ठ आकांक्षाओं को संतुष्ट करता है और कम से कम वृत्तियों को क्षुब्ध करता है, क्योंकि वो मानसिक संतुलन प्रदान करता है। दूसरी बात है, इसमें रूढ़िग्रस्त मान्यताओं के प्रति जन सामान्य का आक्रोश और द्वंद्व सामान्यीकृत होकर अभिव्यक्त होता है, यानी वे रूढ़ियां, वे अंधविश्वास जो मनुष्य की प्रगति के मार्ग की रुकावटें हैं, साहित्य में उनके प्रति जन सामान्य के आक्रोश को साधारणीकरण के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष के विचार के रूप में अभिव्यक्त नहीं होते वो आक्रोश, बल्कि वो आक्रोश जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए साहित्य उपयोगी है क्योंकि वो समाज का मार्गदर्शन करता है। तीसरी बात, साहित्यकार की कृति को मूल्यवान बनाने वाली अनुभूतियों में अधिकांश लोगों के मन में अस्त व्यस्त परस्पर अंतर्भूत द्वंद्व समन्वित रूप में अभिव्यक्त होते हैं, क्योंकि समन्वित का मतलब है मानसिक संतुलन, इसलिए उपयोगी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। आगे चले। रिचर्ड्स ने सौंदर्य को किस रूप में स्वीकार किया? निरपेक्ष मूल्य के रूप में, सापेक्ष मूल्य के रूप में, व्यक्तिनिष्ठ मूल्य के रूप में या सामूहिक मूल्य के रूप में? तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उनकी दृष्टि में सौंदर्य क्या था? सौंदर्य किसी भी वस्तु
से तुलना कर कर सौंदर्य का निर्धारण नहीं होता। हम जब किसी दो वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं दोस्तों, तो निरपेक्ष मूल्य को समझने की कोशिश करें। निरपेक्ष मूल्य है कि हम जब किसी दो वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और दोनों एक ही समान कार्य में उपयोगी हैं हमारे लिए, तो हम उन दोनों की तुलना करते हैं और उन दोनों में से जो अधिक महत्वपूर्ण होती है उसे हम लेते हैं। ये तुलना के द्वारा यानी दूसरी वस्तु की सापेक्षता के द्वारा उसका मूल्य निर्धारण हुआ, लेकिन ये सौंदर्य नहीं है, ये है उपयोगितावाद। वस्तु का सौंदर्य स्वयं उस पर निर्भर करता है, वो किसी भी अन्य व्यक्ति पर, किसी भी अन्य वस्तु पर निर्भर नहीं करता। तो इसलिए उन्होंने सौंदर्य को किस रूप में स्वीकार किया? निरपेक्ष मूल्य के रूप में, क्योंकि रिचर्ड्स ने कहा सौंदर्य वस्तु में नहीं बल्कि मनुष्य की आंखों में होता है। कोई जरूरी नहीं कि जो वस्तु मुझे सुंदर लग रही है वो आपको या किसी अन्य को भी सुंदर लगे, या आपको जो वस्तु सुंदर लग रही है वो मुझे भी सुंदर लगे। यानी व्यक्ति की अपनी मनोवृत्ति, अपने आवेग, अपनी इच्छाओं की संतुष्टि और अपनी रुचि के आधार पर उसे वस्तु सुंदर लगती है। यानी वो किसी अन्य की सापेक्षता में सौंदर्य किसी अन्य का सापेक्ष नहीं होता, निरपेक्ष मूल्य होता है। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स ने सौंदर्य शब्द के स्थान पर निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया? अनुभूति का मूल्य, अभिव्यक्ति का मूल्य, संप्रेषण का मूल्य या दृष्टि का मूल्य? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सौंदर्य शब्द के पर्यायवाची के रूप में रिचर्ड्स ने उसके स्थान पर अनुभूति का मूल्य शब्द का प्रयोग किया। अनुभूति यानी जो वस्तु हमें अत्यधिक आनंद दे कि हम उसकी प्राप्ति के लिए लालायित हो जाएं, वही अनुभूति का मूल्य सौंदर्य है। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स के अनुसार सौंदर्य क्या है? देखने में प्रीतिकर लगने वाली वस्तु या व्यक्ति, मन में उठने वाला आनंदपूर्ण आवेग, मन के परस्पर विरोधी मनोवेगों में पारस्परिक सामंजस्य से उत्पन्न अद्भुत अनुभूति, और इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभी हमने पढ़ा कि सौंदर्य के स्थान पर रिचर्ड्स ने क्या शब्द इस्तेमाल किया? अनुभूति का मूल्य। अब वो अनुभूति का मूल्य क्या है? अनुभूति का मूल्य है जब मनुष्य के मन में किसी भी परस्पर विरोधी जो मनोभाव हैं, किसी भी वस्तु को देखकर उनमें सामंजस्य स्थापित हो जाए और उस सामंजस्य के कारण उस वस्तु को देखकर मनुष्य को आनंद की, अद्भुत आनंद की अनुभूति हो, वही सौंदर्य है। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स के अनुसार कौन सी कलाकृति सर्वोत्कृष्ट है? ए जिसमें विरोधी भावों को व्यवस्थित करने की क्षमता है, बी जिसमें सुप्त भावों को जगाने की क्षमता है, सी जिसमें भाषा और भाव का अद्भुत संतुलन है, या डी जिसमें समाजोपयोगी उत्कृष्ट भावों की अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों कौन सी कलाकृति संतुष्ट होगी, कौन सी कलाकृति सर्वोत्कृष्ट होगी? जिसमें विरोधी भावों को व्यवस्थित करने की क्षमता है, यानी ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मानसिक संतुलन वो विशेष रूप से कला के लिए अनिवार्य मानते हैं। आगे चलें। रिचर्ड्स ने अपवर्जी काव्य को निम्न कोटि का काव्य क्यों माना? आपको याद होगा दोस्तों कि रिचर्ड्स ने काव्य को दो भागों में विभाजित किया, अपवर्जी काव्य और अंतर्वेशी काव्य। प्रश्न पूछा गया है कि अपवर्जी काव्य को उन्होंने निम्न स्तर का क्यों माना? विकल्प है नितिरस्कृत भावनाओं की अभिव्यक्ति के कारण, क्षुद्र मानवीय अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के कारण, एक ही भाव की प्रधानता और विरोधी वृत्तियों में समन्वय के अभाव के कारण, और आडंबरपूर्ण और चमत्कारिक अभिव्यक्ति के कारण। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक ही भाव की प्रधानता और विरोधी वृत्तियों में समन्वय के अभाव के कारण उन्होंने अपवर्जी काव्य को निम्न कोटि का काव्य माना, यानी अपवर्जी काव्य उनकी दृष्टि में वो काव्य है जो व्यक्ति की ऐसी निजी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है जो समाज सापेक्ष नहीं होती। इसलिए उन्होंने, और समाज सापेक्ष नहीं होती तो पाठकों में जो विरोधी वृत्तियां हैं उनमें समन्वय भी स्थापित नहीं कर पाती, इसलिए उन्होंने अपवर्जी काव्य को तिरस्कृत माना, निम्न कोटि का माना। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स ने भावों और वृत्तियों के जटिल एवं मिश्रित रूप को अभिव्यक्त करने वाली कविता को क्या कहकर पुकारा? ध्यान देंगे, भावों और वृत्तियों के जटिल एवं मिश्रित रूप को अभिव्यक्त करने वाली कविता के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया, उसको हमें चुनना है। ए अपवर्जी काव्य, बी एकांतिक काव्य, सी आत्मपरक काव्य, या डी अंतर्वेशी काव्य।
तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्वेशी काव्य वो व्यक्तिगत अनुभूतियां अभिव्यक्त करता है जो समाज सापेक्ष होती हैं और जिनमें विभिन्न भावों और वृत्तियों का जो जटिल स्वरूप है, परस्पर विरोधी जो जटिल स्वरूप है, उसको अभिव्यक्त करने की, संतुलित रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है और उसके कारण पाठकों के परस्पर विरोधी मनोभाव भी संतुलित हो जाते हैं। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत के विषय में असंगत कथन है। ए, कला का आदर्श रूप जगत में संभव नहीं, अतः यथार्थपरक कलाकृति मूल्यवान है। दूसरा, कला मानव व्यापारों से पूर्णतः संबद्ध है, भिन्न नहीं है। तीसरा, किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि वह किस सीमा तक मनोवेगों को संतुलित करने में सक्षम है। और डी, किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि वह किस सीमा तक हमारी अनुक्रियाओं का उन्नयन और अभिवृत्तियों का निर्माण करती है। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत के विषय में असंगत कथन है। रिचर्ड्स ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि कला का आदर्श रूप जगत में संभव नहीं, बल्कि उन्होंने कला के आदर्श रूप की बात की और उन्होंने यथार्थपरक कलाकृति को मूल्यवान नहीं माना, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही। उनकी दृष्टि में कला मानव व्यापारों से पूर्णतः संबद्ध है। ये बात उन्होंने कही कि मानव व्यापार और कला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई भी मनुष्य कोई कार्य करता है, क्योंकि बेंथम और मिल के उपयोगितावाद के सिद्धांत पर आधारित है उनका सिद्धांत, इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि वो किस सीमा तक मनोवेगों को संतुलित करने में समर्थ है, यानी परिणाम पर आधारित होता है। तीसरी बात, किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि वो किस सीमा तक हमारी अनुक्रियाओं का उन्नयन करती है, यानी हमारे मनोविकारों को उत्कर्ष प्रदान करती है, उन्हें संतुलन प्रदान करती हैं। तो ये तीनों बी, सी और डी तीनों कथन उनके मूल्य सिद्धांत के विषय में सही है। ए असंगत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत के पर आधारित प्रश्नों पर बात की, ताकि मूल्य सिद्धांत को समझने में यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और इस सिद्धांत पर आपकी पकड़ मजबूत हो। उम्मीद करती हूं कि हर बार के सत्र की तरह ये सत्र भी आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।